रहीम। आज हम पढ़ेंगे जो एनाटॉमी का पेपर है उसके हवाले से जितने भी प्रेडिक्टेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो चैप्टर है जॉइंट के हवाले से उससे स्टार्ट करते हैं। जॉइंट का सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि जब दो बोन्स एक साथ जिस जगह पे मिल जाते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। वन बोन आर्टिकुलेट विद अनदर बोन, मतलब जब एक बोन दूसरे बोन के साथ मिल जाता है उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। या द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इन स्केलेटल सिस्टम, इसको भी आप जॉइंट कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसके क्लासिफिकेशन है, मतलब इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स है ये आपको पता होने चाहिए। फाइब्रस जॉइंट कौन से हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, इसके आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। कार्टिलेजेनियस जॉइंट कौन से हैं जो तोड़े तोड़े जो है वो मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जिसमें हमारा शोल्डर बोन या फिर हमारा हिप बोन आता है। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रोसिस बोन जो है वो भी इमूवेबल है, ठीक है। सूचर जिसमें आते हैं और गोम्फोसिस, ये इसके एग्जांपल है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इसके अलावा एम्फाई अर्थरोसिस में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट आते हैं, जिसमें सिम्फाइसिस, मतलब सारे जो है मूवेबल और इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल का आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, और इसके एग्ज़ाम्पल ख़ास तौर पर साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट जो है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, जो मतलब हर डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। अच्छा जी, ये यहाँ पे डायग्राम में दिए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट जो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि कहाँ पे हैं, तो इसको आप देख के पढ़ लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है प्लेनर जॉइंट। प्लेनर जॉइंट इन द सरफेस ऑफ बोन। प्लेनर जॉइंट आर फ्लैट स्लाइडली कर्व, जो बिल्कुल प्लेन जॉइंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं प्लेनर जॉइंट्स, ठीक है। अच्छा जी, जो ये हमारे उसमें होते हैं कार्पल जो होते हैं, इसको हम प्लेनर जॉइंट कहते हैं, जो कि हमारे हाथ और पाँव में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें हिंज जॉइंट आते हैं। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं जो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हिंज जॉइंट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन। अच्छा जी, इसमें यही बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ आगे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर सकते हैं, मतलब सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जिसमें हिंज जॉइंट में कौन कौन सी, आपका नी जॉइंट आता है, एल्बो आता है और एंकल आता है, और इंटरफेलेंजेस आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। हिंज जॉइंट का आपको दिया हुआ है। प्योर जॉइंट क्या है? एट द सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेटेड विद द रिंग फॉर्म्ड पार्टली एट अलाउ रोटेशन ओनली अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मतलब ये सिर्फ एक ही जगह पे जो है वो मूव करता है। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ज़्यादातर ये उसमें पाए जाते हैं, आपके बैक बोन में या स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अच्छा, कॉन्डिलर जॉइंट क्या है? ओवल शेप प्रोजेक्शन फिट्स इनटू एन ओवल शेप्ड डिप्रेशन। अच्छा, इसमें जो है आप तकरीबन चारों तरफ में आप इसको मूव कर सकते हो, और ये आपके ज़्यादातर जो हाथ का अंगूठा होता है इसमें पाया जाता है कॉन्डिलर जॉइंट। फिर वही चीज़ें हैं, साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स है। सेडल जॉइंट इसमें आता है। जस्ट आप जॉइंट के नाम याद रखें तो कॉपी है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट जो है आपके शोल्डर और हिप में जो पाए जाते हैं वही है। और यहाँ पे बस ये फर्स्ट स्लाइड आपका इंड हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको जॉइंट के टाइप्स का पता होना चाहिए। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है सबसे पहले आपको हार्ट के चैम्बर्स के नाम याद होने चाहिए। हार्ट का वज़न कितना है? 300 ग्राम है, फिस्ट के साइज़ के बराबर, मतलब हमारे मुट्ठे के बराबर है। 4 चैम्बर है इसके अंदर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और लेफ़्ट और राइट साइड के हार्ट के अंदर जो पर्दा हम कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा तिरछा है और लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है।
सेकंड रिब से स्टार्ट होता है, सेकंड जो हमारी पसली है दूसरी नंबर पे उससे स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं बेस और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं एपेक्स, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये ख़त्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे एंड हो जाता है। अच्छा, इसका काम क्या है कि ये पंपिंग है, तमाम बॉडी को जो है वो ब्लड पंप करता है, तकरीबन 100,000 टाइम, मतलब 1 लाख दफ़ा हर रोज़ ये धड़कता है, बीट करता है, और 7,200 लीटर जो है वो ब्लड क्या करता है, फ़िल्टर करता है रोज़ाना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड देती है खुद, मतलब हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत है, तो जो खुद हार्ट को ब्लड जाती है वो कौन से आर्टरी के थ्रू जाती है, करोनरी आर्टरी, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये हार्ट के 3 लेयर है, 3 मसल है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वॉल्व्स है हार्ट के, वो है ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड। बाइकैस्पिड वॉल्व जो है इसको हम एवी वॉल्व भी कहते हैं। ये कहाँ पे, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है, और ट्राइकैस्पिड जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। इसके अलावा जो सिमिलुनार वॉल्व्स है वो एवोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है उनके दरमियान पाया जाता है, मतलब एक एवोर्टा में और एक पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जितने भी मतलब वॉल्व के नाम है वो आपको पता होना चाहिए। साउंड पता होना चाहिए हार्ट का। जो फर्स्ट साउंड है वो है लुब, और जो सेकंड साउंड है S2 जिसको हम कहते हैं वो है डुब। तो फर्स्ट साउंड इज़ लुब एंड सेकंड साउंड इज़ डुब। लुब डुब इसका साउंड है। अच्छा, कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, SA नोट से, और AV नोट के थ्रू गुजरता है, तो ये भी याद होना चाहिए, MCQs में आ सकता है। अच्छा, इस डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ब्लड लेके आती है और कौन सी चीज़ें ब्लड लेके जाती है। तो जो एरोज़ हार्ट के अंदर आई हुई है तो वो हार्ट में ब्लड लेके आती है, और जो एरोज़ हार्ट के बाहर गई हुई है तो वो हार्ट से ब्लड लेके जाती है। तो इसको आप गौर से देखें, ये आपको मतलब सारा कुछ सब कुछ क्लियर करके बता देगा। कार्डियक साइकिल क्या होता है कि एक हार्ट बीट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है वो कार्डियक साइकिल होता है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि हार्ट रेट कितना होता है पर मिनट, 75 बीट्स पर मिनट होता है, और एक बीट जो है वो तकरीबन 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या फ़र्क है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट से ब्लड लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स में, और पल्मोनरी वेन हार्ट को ब्लड लेके आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट में, लंग से वापस। तो ये याद होना चाहिए। इसके अलावा इतना कुछ और ख़ास नहीं है, बस इसमें से यही MCQs आ सकते हैं। आर्टरीज़ के लेयर्स का पता होना चाहिए, 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। इनर जो लेयर होता है मिडल लेयर और आउटर लेयर, ये 3 लेयर है। अच्छा, वेन का डायग्राम नहीं, सॉरी, डायमीटर कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। और ये वेन का काम क्या होता है कि ये जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो लेके आती है हार्ट तक। और आर्टरी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से बॉडी तक। तो इसमें बस यही है, और तो कुछ इसमें मतलब याद करने वाला है नहीं। जो चीज़ें मैंने बताई ये आपको बस याद होनी चाहिए। अच्छा, जो थर्ड स्लाइड है वो आपका एंटीगोमेट्री स्लाइड है। इसमें एंटीगोमेट्री का मतलब क्या होता है, एंटीगोमेट्री सिस्टम का, कि बॉडी के वो मुख्तलिफ अर्गन्स या वो चीज़ें जो कि बॉडी के होम्योस्टेसिस टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं और बॉडी को मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीगोमेट्री सिस्टम। अच्छा, इसमें आपको प्लेजर, पेन और इसके अलावा स्टिमुलाई वगैरह वो महसूस होती है। तो
इसका डेफिनेशन कम से कम याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, आपका स्किन, आपके हेयर और आपके नेल। सबसे पहले स्किन के बारे में बात की गई है, तो लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्किन जो है ये ऐसा आ सकता है कि लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है, स्किन है। कितना 2 स्क्वायर मीटर तकरीबन वो जगह घेरती है हमारे बॉडी में, और 22 फीट मतलब 22 फीट तक ये जगह घेरती है। तो आपने याद रखना है इसका वेट कितना होता है, 4.5 kg से लेके 5 kg तक, और जो है LBS भी 10 से 11 तक होता है। अच्छा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, डर्मस, एपिडर्मस, और दूसरा होता है डर्मस। डर्मस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, जो हमारे बॉडी का बाहर अंदर का लेयर होता है, और एपिडर्मस जो है वो आउटर लेयर होता है बाहर का। अच्छा, एपिडर्मस में क्या क्या चीज़ें आते हैं, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस और मार्कर। अच्छा, केराटिनोसाइट क्या काम करते हैं कि जो हमारे नेल्स और हेयर वगैरह होते हैं वो बनते हैं, और स्किन का जो बाहर का एरिया होता है वो भी केराटिनोसाइट सेल से बनता है। मेलानोसाइट क्या होता है कि तकरीबन 8% एपिडर्मल सेल इससे बनते हैं, और ये हमारे स्किन को कलर देता है, मतलब पिगमेंट देता है। लैंगरहैंस सेल क्या काम करते हैं कि इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स के ख़िलाफ़, या अल्ट्रावायलेट जो रेज़ होते हैं उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। लैंगरहैंस सेल्स मतलब एक किस्म की इम्यूनिटी पैदा करते हैं। मार्कर सेल्स क्या काम करते हैं कि ये एपिडर्मल सेल के अंदर होते हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टच सेंसेशंस होते हैं, मतलब जब हमें कोई टच करता है हमें पता चलता है, तो किस वजह से, मार्कर सेल्स की वजह से हमें पता चलता है। अच्छा जी, इसके अलावा लेयर ऑफ एपिडर्मस, इसके नाम याद होने चाहिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम बेसिले। ये इसके नाम है, याद होने चाहिए। बाकी इसका काम है, ये तो खैर नहीं आएगा ऐसे पेपर में, लेकिन कम से कम याद होने चाहिए। अच्छा जी, डर्मस लेयर जो है ये सेकंड और दूसरा लेयर है, डीपर लेयर है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा जो है इसको आप पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा, सबकुटेनियस टिश्यू या सबकुटेनियस लेयर, इसको हम हाइपोडर्मस भी कहते हैं। ये स्किन का थर्ड लेयर है, और इसको आप इनर लेयर भी कह सकते हो, जो कि ज़्यादातर जो स्किन है वो इससे बनती है अंदर की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स आते हैं जो कि ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, और हेयर वगैरह आते हैं। हेयर में जो है आप 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और अपर सेगमेंट। हेयर के ये 3 रीजन होते हैं। अच्छा, हेयर फॉलिकल्स आते हैं इसमें, हेयर शेफ्ट जो कि हेयर का जो बॉडी होता है हेयर का, इसको हम कहते हैं हेयर शेफ्ट, जो कि बाहर की तरफ नज़र आता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इनर रूट जो स्किन के अंदर जो हेयर का हिस्सा होता है, इसको हम इनर रूट शीट कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नेल आते हैं, तो नेल में नेल बॉडी आती है, फ्री एज आता है, और नेल रूट आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। जो नेल पैलेट है वो तो मेन मतलब नेल है हमारा। इसके अलावा क्यूटिकल आता है, जो कि ये वाइट एरिया के ऊपर जो छोटी सी स्किन होती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड क्या कहते हैं, जो इस क्यूटिकल के बाहर का जो हिस्सा है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नाम आपको जस्ट याद होने चाहिए। और जो साइड की स्किन होती है, जो कि ये वाली है, इसको हम कहते हैं लेटरल नेल फोल्ड्स, या इसको हम पेरोनाइकियम भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, क्विक रिव्यू है, मतलब एक जो चीज़ें आपको दी गई है, स्किन जो है मोस्टली डेड सेल है, एपिडर्मस, डर्मस और फैट लेयर या सबकुटेनियस लेयर, ये इसके 3 लेयर है। हेयर क्या है कि आपको वार्म बनाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखता है। नेल्स का क्या काम है कि आपके फिंगर्स के एंड्स को, जो फिंगर है आपके, उनको एक स्ट्रक्चर देता है।
इसके अलावा ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या करते हैं कि मुख्तलिफ के ऑयल्स और मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ करते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। नर्व्स क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस रिसीव करते हैं और उनको ब्रेन तक पहुंचा के लेके जाते हैं। तो ये था इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री किनाल, GIT भी आ सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जगह पे। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन कौन से अर्गन आते हैं? सबसे पहले जो है उसमें माउथ आता है, फिर फेरिंग्स, एजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो है फासला कितना है? तकरीबन 9 मीटर, या इसको हम 30 फीट कह सकते हैं। मतलब माउथ से लेके एनस तक जितना भी फासला है 30 मीटर, 30 फीट या 9 मीटर आप कह सकते हैं। इसमें एक्सेसरी आर्गन है टीथ, टोंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसके तो नाम बिल्कुल मतलब रट्टा होने चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसके स्टेजेस। सबसे पहले इसमें आता है इंजेशन, मतलब जब आप कोई चीज़ खाने लगते हो इसको हम कहते हैं इंजेशन। दूसरा क्या है? सिक्रीशन, जब आप खाते हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम और सलाइवा वगैरह रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं सिक्रीशन। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन क्या होता है कि जब आप खुराक को मुंह में मिक्स करते हो, चबाते हो, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। डाइजेशन क्या होता है कि ये जब हज़म होना स्टार्ट हो जाता है इसको हम डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन आपके मुंह में स्टार्ट हो जाता है, और केमिकल डाइजेशन आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे होता है। अच्छा जी, इसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन का दिया गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर, और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। डिफिकेशन क्या होता है कि जो भी आप खुराक खाते हैं और उससे कोई भी जितने भी चीज़ें मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं डिफिकेशन, और जो चीज़ें निकालती है उसको हम कहते हैं फीसेस। इसके भी 3 लेयर होते हैं, बल्कि 4 होते हैं GI ट्री के। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ये इसके 4 लेयर है। ये इसके कम से कम नाम याद होने चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक्सेसरी आर्गन है उसमें टीथ आता है। टीथ का काम क्या है कि खुराक को कट करते हैं, टीयर करते हैं। टंग का काम क्या है कि खुराक को साइड टू साइड मूव करते हैं और मिक्स करते हैं। चेक्स और लिप को, जो चेक्स और लिप्स जो हमारे होते हैं, ये खुराक को हमारे मुंह में मतलब रहने देता है, इधर उधर नहीं जाता। सलाइवरी ग्लैंड्स खुराक को मॉइस्चर करता है। पेनक्रियास के थ्रू जो है खुराक नीचे जाता है स्टमक। लीवर जो है बाइल रिलीज़ करता है और ख़ुराक को हज़म करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस सीक्रेट करता है, बाइल को लेके जाता है, कंसनट्रेट करता है उसको, और ड्यूडिनम में फिर उसको रिलीज़ करता है। अच्छा, माउथ का जो है मैंने आपको बता दिया कि इसको हम, अच्छा दूसरा नाम इसको हम ओरल या बकल कैविटी भी कह सकते हैं। स्टमक में जो है 4 मेन रीजन होते हैं। एक होता है कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिया जो है वो ओपनिंग होता है स्टमक का, जो मतलब इसके स्टार्ट में। फंडस इसके साइड वाले एरिया को कहते हैं। बॉडी इसका स्टमक का जो मेन बॉडी होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। और पाइलोरस इसके इंड वाले रीजन को कहते हैं, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद ड्यूडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ड्यूडिनम और जीजिनम पर मुश्तमिल होता है। इसका साइज़ कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का? 25 सेंटीमीटर, तकरीबन 10 इंच तक बन जाता है। इसका फंक्शन क्या है कि वही मतलब एब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है, और जितने भी बॉडी को चीज़ें चाहिए होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि इससे ज़्यादातर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, तकरीबन 5 फीट तक। अच्छा, बस इसमें इतनी चीज़ें हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का,
और इसके अलावा ये लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, वाटर, अल्कोहल वगैरह ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, बल्कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे यही डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो है बोन्स आते हैं और कनेक्टिव टिश्यू आते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन का बस इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बोन आता है, जॉइंट्स आते हैं, कार्टिलेज वगैरह आते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? सपोर्ट द बॉडी। ये तो खैर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो है कितने बोन है ह्यूमन बॉडी में, वो है 206, मतलब 206 बोन है। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 2 बेसिक टाइप है। एक है कम्पैक्ट बोन जिसको हम मतलब होमोजेनस बोन भी कह सकते हैं, और दूसरा है स्पॉन्जी बोन जिसमें स्मॉल नीडल पीसेस ऑफ बोन, मतलब छोटे छोटे बोन जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं उसको हम स्पॉन्जी बोन कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा, बोन के 3 हिस्से होते हैं जो जिसके नाम आपको याद होने चाहिए। जो स्टार्ट का हिस्सा होता है उसको हम प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। डाइफाइसिस जो शेफ्ट इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसका जो मिडल एरिया होता है इसको हम कहते हैं। और डिस्टल एपिफाइसिस जो इसके इंड का एरिया होता है इसको हम डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं इसमें वो ये है ऑस्टियोसाइट, मतलब जो जब बोन आपके मेच्योर हो जाते हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट किसको कहते हैं? जो आपके बोन बनाते हैं, जो सेल आपके बोन बनाते हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहते हैं? जो आपके बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़राब करते हैं, उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इन तीनों के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन ख़राब करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को बनाते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स जो आपके बोन को फुली मैच्योर करते हैं, मतलब मुकम्मल बनाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें वो है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्कल और हाइड बोन वगैरह, वर्टिब्रल कॉलम आपका आता है। और एपेंडिकुलर स्केल में आपके पेक्टोरल गर्ड और अपर लिम्स, मतलब आपके जो शोल्डर और हाथ के बोन्स होते हैं वो आते हैं। और इसके अलावा आपके पेल्विक गर्डल जिसमें सैक्रम और कॉक्सी, मतलब हेप वगैरह, और लोअर लिम्स मतलब लेग्स के जितने भी बोन्स है वो इसमें आते हैं। तो एक्सियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एपेंडिकुलर में क्या क्या चीज़ें आती है, ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्कल में 22 बोन्स है। 6 जो है वो मिडल ईयर्स में है, 1 हायर्ड बोन है, 26 वर्टेब्रल कॉलम में है, 25 थोरेसिक केज में है। जो एक्सियल या एपेंडिकुलर स्केलेटल के जो बोन्स है उसमें 4 पेक्टोरल गर्डल में है और 60 अपर लिम्स में है, मतलब दोनों हाथों में टोटल आपके 60 वो आते हैं, बोन्स आते हैं। 60 जो है आपके लोअर लिम्स में आते हैं और 2 बोन्स आपके पेल्विक गर्डल में आते हैं। तो ये जब सारे आप काउंट करते हैं इससे 206 बोन्स बनते हैं। और इस डायग्राम में भी आपको सारा दिखाया गया है कि कितने बोन है, हर बोन का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो इसमें जितने भी चीज़ें हैं, मतलब आपके 206 बोन्स का आपको कम से कम अगर नाम याद ना हो सारों के, तो डेस्टिनेशंस याद होने चाहिए कि कहाँ पे कितने बोन हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। एंड इसमें बस इतना ही है, आपको इतना ही याद है तो भी काफ़ी है। आपका इंशाल्लाह पेपर अच्छे से हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड इंशाल्लाह आपका समझ भी आ गया होगा और पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। दैट्स ऑल।